Assalamu alaikum dear students. Last time we have discussed about organic compound and their resources, alkaloids, functional group. Today I am going to discuss with you chapter number 15, lecture number 3. Topic is fossils remains. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम प्लांट और एनिमल से आइसोलेट कर सकते हैं, या प्लांट और एनिमल जो हैं वो हमारे पास सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उसमें हमने फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। सेकंड इज़ फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स मतलब जो चीज़ें पहले कभी ज़िंदा थी लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई, वो अंडर द डेप्थ चले गए। काफ़ी साल गुजरने के बाद उनमें जब डिकम्पोजिशन हुई अंडर द डेप्थ इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सच टाइप ऑफ केमिकल्स, तो वो चीज़ें जो पहले कभी अलाइव थी वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम फॉसिल रिमेन्स कहते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मेजर आप लोग कहें कि रिसोर्सेज होते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स प्लांट के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेट करता है फॉसिल। फॉसिल रिमेन्स में हम लोग देखेंगे फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कोल। कोल से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिन जगहों पर सुई गैस या मीथेन गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी कोल को यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। कोल इज़ द फॉसिल ऑफ प्लांट। जो पौधे कट गए, जो दरख्त कट के ज़मीन के अंदर दफन हो गए, तो काफ़ी साल सदियां गुजरने के बाद उनमें जब डिकम्पोजिशन होती है तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मेजर रिसोर्सेज है। मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोल इज़ फर्दर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कोल है उससे हम फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, या जो कोल हमारे पास सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे निकाल सकते हैं कोल से। यहाँ पर जो मेथड है फॉर द आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कोल, वन इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, आल्सो कॉल्ड एज पायरोलाइसिस, मीन्स ब्रेक डाउन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन के कोई आपके पास एक चीज़ है, लार्जर मैस है, और उसे आप हिस्सों में कन्वर्ट कर दें, उसकी डिसोसिएशन करवाएं। आप लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं वेव में जो वेव्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वेव्स और डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। कंस्ट्रक्टिव वेव मतलब दो वेव बनकर मिलकर कोई एक बड़ी वेव बनाए, कंस्ट्रक्ट करें कोई न्यू चीज़, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है टूटना। तो कोल की हम लोग जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या आप पायरोलाइसिस देखेंगे, destructive distillation, when we do destructive distillation of coal, coal is converted into coke and coal tar. एक कोल जो है वो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा इससे बनेगा कोल टार। कोल टार gives 200 organic compound are directly isolated from coal tar on fractional distillation. हमारे पास कोल है, हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, मतलब उसे मज़ीद जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिसोसिएट किया। हिस्सों का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोल आ गया और आपने उसे तोड़ा, मतलब कि जो कोल है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर जब हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बनता है उससे कोक और दूसरा बनता है उससे कोल टार।
फर्दर कोल टार को हम लोग डिस्कस करेंगे. 200 organic compounds are directly isolated from coal tar on fractional distillation. When we do further fractional distillation of coal tar, it gives more than 200 organic compound. मतलब कोल टार जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल का, वो हमें 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप फर्दर उससे आइसोलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम से ही पता चल रहा है. फ्रैक्शनल मीन्स कि आप किसी चीज़ को फ्रैक्शंस में डिसोसिएट करें. किसी चीज़ अगर कोल टार है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है तो उसे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ना. और डिस्टिलेशन जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है 9th क्लास में, एक आपको एक्टिविटी भी दी जाती है रिलेटेड टू द डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन मीन कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड मिक्स हैं तो सेपरेशन ऑफ लिक्विड को या प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड अगर एक दूसरे के साथ मिक्स हैं तो उन्हें सेपरेट आउट करना, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन्स किसी चीज़ को फ्रैक्शनेट करना, उसे हिस्सों में तोड़ना. These coal tar products prepare the starting material for the manufacture of thousands of useful aromatic compounds, including drugs, perfumes, dyes, photographic developers. जैसे कि आपने photographic developer 9th क्लास में सोसाइटी टेक्नोलॉजी साइंसेस में पढ़ा था, जेलेटिन, अमलगम, अगर आपको याद हो, एंड अदर्स. मतलब कोल टार जो है वो हमारे पास मेन रिसोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद और फर्दर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं. और कोल टार से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो फर्दर यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए. मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब हम इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं या लैब में प्रिपेयर करते हैं तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसे स्टार्ट करने के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमें कौन देता है? कोल टार. एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे. एरोमेटिक टर्म्स आइसोलेटेड फ्रॉम अरोमा. अरोमा मीन्स फ्रेगनेंस. एरोमेटिक कंपाउंड्स हम क्लोज रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी कहते हैं, जिनकी जो 6 कार्बन वाली चेन होती है उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि फिनोल, बेंजीन. और एरोमेटिक उन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे हैव अरोमा. वो फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि परफ्यूम वगैरह, उनमें एक अच्छी स्मेल होती है. तो ड्रग्स, परफ्यूम, डाइज, फोटोग्राफिक डेवलपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे जो केमिकल यूज़ होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कोल टार. Next, I am going to discuss with you further. I am going to discuss with you about destructive distillation of coal. कोल इज़ हीटेड के जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, हमने देखा कि जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो वो कोक और कोल टार में डिसोसिएट हो जाता है, और फिर हमने फर्दर जो है वो डिटेल में कोल टार को देखा. अब हम थोड़ी सी और डिटेल देखेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की, कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के लिए कौन से जो है वो कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं. कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस. के जो कोल क्रूड फॉर्म में या रफ फॉर्म में हमें अंडर द डेप्थ या ज़मीन के अंदर से मिला है, तो उसे जब हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और वी कैन से डैट एयर की एब्सेंट में, जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो हमें फर्दर जो है वो कंपोनेंट देगा. जैसे कि हमारे पास है क्रूड कोल गैस, जिसे कि आप मीथेन गैस भी कहते हैं. मतलब आप लोग इसे ऐसे ले सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमें फर्दर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं. फर्स्ट इज क्रूड कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल टार जिसे हमने फर्दर डिस्कस किया, कोक, प्योर कार्बन भी, हम कोक को प्योर कार्बन भी कहते हैं, कार्बन गैस. दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. फर्दर हम डिस्कस करेंगे क्रूड कोल गैस. कोल गैस मीन्स मीथेन गैस, और क्रूड हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रफ कंडीशन में हमें मिलता है. बेंजोल, कोल